और बेसिकली लास्ट टाइम ने कहा था कि स्लेवरी का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे, स्लेवरी और सिविल वार जो है उसको हम लोग इकट्ठा लेकर चलेंगे, ठीक है। बट जब मैंने इसकी स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर की तो आई गॉट एन आइडिया कि सिविल वार जो है वो इसके साथ नहीं हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इट इज बिट लेंथी और ये इकट्ठा करवाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चीज पे काइंडली थोड़ा सा कीजिएगा कि आज फिर हम लोग जो है जस्ट स्लेवरी को पढ़ेंगे और कल इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिविल वार, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा। अगर मैं आपको इकट्ठे करवाती तो ये बहुत लेंथी होता, और जब लेंथी स्लाइड्स मतलब ज्यादा सारी स्लाइड्स होती हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जल्दी कवर कराऊं। तो जल्दी कवर कराने का मसलन मतलब ये है कि आप लोगों को मैं सर से उतार रही हूँ, विच आई डोंट वांट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो today we are going to talk about slavery, and slavery is actually very important topic. Why it is so much important? Because this question is actually expected in your exam. तो जो जो questions expected हैं मैं आप लोगों को साइमल्टेनियसली बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आप लोगों ने जो है वो लाजमी लाजमी साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आई हैव जस्ट रिटन few of the points, and these points are basically just to recall each and everything which we actually studied when I was teaching you, I mean very first or I think second lecture of US history। तो वहां पर व्हेन आई टॉट यू कि जो लोग यूरोपियन जो भी मसले यूरोप के अंदर चल रहे थे उनसे भागकर जो लोग पनाह लेते थे कश्तियों में और सफर करते थे, शिप्स में जा रहे थे अमेरिका जस्ट टू सेव देयर लाइव्स, उन लोगों को सेल कर दिया जाता था अमेरिका के अंदर। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी। सो जब उन लोगों को सेल कर दिया जाता था वहां पर, तो व्हाट इट मींस दैट कि वहां से स्लेवरी का आगाज जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिका में हुआ। सो आउट ऑफ मेनी सेक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और जब मैंने आपको साउथ और नॉर्थ का थोड़ा सा डिवाइड भी समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न साइड है बेसिकली जो फेडरलिस्ट थे वो नॉर्थ के रेजिडेंट्स थे यूजली, और जो एंटी फेडरलिस्ट थे दे वर फ्रॉम साउथ। और मैंने आपको साउथ की सिचुएशन बता दी थी कि साउथ की क्या सिचुएशन थी, कि साउथ के अंदर गरीब स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, साउथ के अंदर यूजुअली स्लेव्स थे और इस तरह के लोग जो हैं वो साउथ में थे। और अगर आप नॉर्थ की बात करें तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, बिजनेस क्लास, ये सारी नॉर्थ का पार्ट थी। सो देयर वाज डिवीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड व्हाट वाज दैट डिवीजन? इट वाज नॉर्थ एंड साउथ। और जो नॉर्दर्नर्स का वर्ड यूज किया जाता है इट इज बेसिकली फॉर द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो लिखते हैं नॉर्दर्नर्स, नॉर्दर्नर्स या सदर्नर्स की बात होती है, तो एट वंस यू शुड गेट एन आइडिया कि अगर नॉर्दर्नर्स की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोक्रेटिक क्लास, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट एरिस्टोक्रेटिक क्लास। सो बी क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको स्लेव्स का वर्ड नहीं वो लिखता फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर, और अगर वो आपको सिर्फ ये लिख देता है द साउथ, तो यू मस्ट गेट एन आइडिया कि अगर साउथ की बात हो रही है तो स्लेवरी की बात हो रही है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज एग्जामिनर आपको इसी तरह से कंफ्यूज करता है और फिर आप लोग आके कहते हैं ये तो टॉपिक ही हमें नहीं पढ़ाया था। तो ये प्लीज इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन की डायमेंशन को आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है कि वो आपको क्या क्या रहा है। ठीक है जी। सो आउट ऑफ मेनी सेक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वन वॉज स्लेवरी। इनके बीच के बहुत से डिफरेंसेस में एक मेजर डिफरेंस जो है वो स्लेवरी कंसीडर किया जाता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। अगर हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें, अगेन ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को वहां पर करवाई है कि यही from the times when Negroes were brought to Virginia and desperados were forced to turn into slaves till Civil War। अब ये जो Civil War है ये कौन सी Civil War है? This Civil War is basically that जिसमें अब्राहम लिंकन was the president, and for your information अब्राहम लिंकन was the 16th president of America। ठीक है, तो जो अब्राहम लिंकन है बेसिकली ही वाज द मेन फिगर इन सिविल वार, एंड यू कैन से दैट सिविल वार वाज फाउट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड और प्रेसिडेंसी ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ये हम उस सिविल वार की बात कर रहे हैं जो 1863 में
होती है और 1865 में जाकर खत्म हो जाती है। ओके, सो स्लेवरी रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन यूएसए। अब ये क्या कह रहे हैं कि टिल सिविल वार, जब तक सिविल वार खत्म नहीं होती इन 1865, स्लेवरी वाज एन इम्पोर्टेंट इशू और एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिविल वार के बाद स्लेवरी खत्म हो गई थी। एंड कीप इट इन योर माइंड कि मैंने आप लोगों को अगला एक टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज सिविल राइट्स मूवमेंट। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि स्लेवरी खत्म हो गई थी, बट द डिवाइड और द हेटर्ड दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड फॉर द ब्लैक्स डिड नॉट वैनिश एट ऑल। ठीक है, डिड नॉट वैनिश एट ऑल। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा, अजान हो रही है, वेट अ मिनट एंड देन आई विल रिज्यूम दैट। ओके जी। सो बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ के डिवाइड की जो है हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्टर जो है उसको डिस्कस किया है। और सिविल वार जब खत्म होती है, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट, और मैंने आपको ये कहा था कि आपका नेक्स्ट से जो, आई थिंक आपका
अब से जो आपका थर्ड लेक्चर आएगा वो आपका शायद सिविल राइट्स मूवमेंट के ऊपर हो, बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद आई मीन जस्ट 4 to 5 लेक्चर्स, तो मे बी दिस इज अवर लास्ट वीक। और उसके अंदर मैंने सिविल राइट्स मूवमेंट में आप लोगों को ये बात बतानी है कि आप लोगों का ये जो है डिवाइड, बेसिकली सिविल वार के बाद स्लेवरी तो खत्म हो जाती है आफ्टर 13th अमेंडमेंट इन अमेरिका, बट जो डिवाइड और जो हेटर्ड एक एग्जिस्ट करता था फॉर द ब्लैक्स, वो चीज खत्म नहीं हुई थी, एंड फॉर दैट सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद से जो है वो एक सिविल राइट्स मूवमेंट जब खत्म होती है तो प्रॉपर अमेरिका के अंदर जो डिवाइड थी वो खत्म हो गई। और उस टॉपिक के अंदर दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो वो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम लोग बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। द पर्पस हियर इज जस्ट टू टेल यू कि सिविल वार डजंट मीन कि उस टाइम पर स्लेवरी प्रॉपर खत्म हो गई थी, प्रॉपर खत्म हो गई थी, बट वो हेटेड और वो एक एनिमोसिटी जो एग्जिस्ट करती थी दैट डिडंट एंड। ओके, सो नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वाज अगेंस्ट स्लेवरी। नॉर्थ अब अगेंस्ट स्लेवरी क्यों है? बिकॉज इट वाज इंडस्ट्रियलाइज्ड। और ये लोग स्लेवरी के अगेंस्ट इसलिए हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, ये जो मोमबत्ती माफिया जिसको बोलते हैं, जो फेमिनिज्म को प्रमोट करती हैं औरतें और जो फेमिनिस्ट्स होती हैं, हु आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड इक्वालिटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, आप लोग ये नोट करें कि एक आम देहात में रहने वाली औरत को क्या ही फर्क पड़ता है इन फेमिनिज्म और इस मूवमेंट से, बल्कि उसको उल्टा मार पड़ी होती है जब उनके पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो हस्बैंड्स हैं वो जब इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जी औरतें बाहर निकली हुई हैं अपने हकूक के लिए और ये सब कुछ हो रहा है, तो वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकालते हैं। So this is exactly the case कि नॉर्थ was actually fighting for the rights of slaves। नॉर्थ के रहने वाले जो लोग थे वो, या जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, वो स्लेवरी को खत्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे, बट जो साउथ के रहने वाले लोग थे दे फेवर्ड इट। वो ये चाहते थे बिकॉज उनकी तो रोजी रोटी उस चीज से जुड़ी हुई है, स्लेवरी से। वो काम नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि जी उनको खाना पीना कहाँ से मिलेगा। सो दिस वाज द डिवाइड दैट was there कि नॉर्थ के रहने वाले लोग उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं और जो साउथ वाले हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो। अब एफर्ट्स कौन कौन सी हुई स्लेवरी को खत्म करने के लिए, वो हम टर्न बाय टर्न अभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड देन एक एक पॉइंट को हम लोग इलेबोरेट करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज सिविल वार ऑफ 1863। जो सिविल वार हुई 1863 की, दैट वाज एन एफर्ट टू एंड अप स्लेवरी इन अमेरिका। देन एबोलिशनिस्ट एफर्ट्स। अब एबोलिशनिस्ट किन को कहा जाता है? एबोलिशनिस्ट आर बेसिकली दोज पीपल हु वर स्ट्राइविंग टू एंड अप दिस काइंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। ठीक है, तो उनके लिए एबोलिशनिस्ट का वर्ड यूज किया जाता है। एंड कीप इट इन योर माइंड, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ एबोलिशनिस्ट्स, तो हियर एबोलिशनिस्ट्स मीन जो लोग स्लेवरी को खत्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। क्लियर? सेवरल कॉम्प्रोमाइजेस वर मेड। बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस जो हैं वो किए गए, ठीक है, अमेरिका के अंदर उन चीजों को खत्म करने के लिए। एक सेकेंड जी। उन चीजों को खत्म करने के लिए जो स्लेवरी के नाम पर एग्जिस्ट करती थी, उसके लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, वो भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका मिजोरी कॉम्प्रोमाइज और वो सारे ना 1820 1850, ये सब कुछ क्या है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट टुडे। उसके बाद अब्राहम लिंकन एफर्ट्स टू एंड अप द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब्राहम लिंकन वॉज द नॉमिनल फिगर हु स्ट्राइव टू एंड अप स्लेवरी इन अमेरिका। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेवरी फॉर साउथ। अगर हम साउथ की बात करें तो व्हाट एक्चुअली कंपेल्ड सदर्नर्स टू गो फॉर स्लेवरी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? नंबर वन, साउथ वाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बेसिकली साउथ वाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, एंड देन इन्वेंशन ऑफ कॉटन जिन वाज देयर। ठीक है जी, एक सेकेंड। An invention of cotton gin was there, and cotton gin is basically that machine through which cotton came out, and then it was used for the other, textile kind of industry. So Ellie Whitney is considered to be the founder of, or you can say the inventor of that machine. ठीक है जी, उसके बाद आपका आ जाता है और ये कब हुई थी? 1794।
ठीक है, keep it in your mind that this machine was really very important, and invention of cotton gin is considered to be an eminent factor or the reason behind this much abrupt kind of need for the slaves in United States of America. Then comes slaves as vital for the South. As I already told you that the more the slaves were there, the more there were prospects in the increase in their economy. Then comes increase in manufacture of cotton. Basically, cotton is considered to be the staple crop in America. So this was how the cotton had an eminent importance over there, right? So cotton is something that is considered to be the source of income, that was considered to be the source of income, and that was considered to be part of the basic revenue of America. Okay, so this is something for which cotton gin was invented by Ellie Whitney, and this basically caused, or you can say this basically doubled the strength of slaves in America. जितनी ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस हो रही होगी, उतने ही ज्यादा आपको फर्दर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसको रिफाइन करने के लिए लेबर की जरूरत होगी, और जितनी आपको लेबर की जरूरत होगी, तो लेबर कौन है, लेबर क्लास कौन है, लेबर क्लास इज बेसिकली, लेबर क्लास इज बेसिकली स्लेव्स। ठीक है, सो जितने ज्यादा स्लेव्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ the importance of slavery was there for South. Okay, now key landmarks in abolition of slavery. What were the main things, or you can say what were the main factors that were responsible for the abolition of slavery in United States of America? So the very first thing that is there is actually the Constitution of 1789, right? Constitution of 1789, it was said in the Constitution of 1789 that slavery will be abolished within 2 decades. In ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली slavery will be ended up within 2 decades, I mean 20 years, and इस चीज को बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, बट स्लेवरी डिडंट एंड अप, सो इट कंटिन्यूड टिल सिविल वार ऑफ 1865. As I already told you that Abraham Lincoln is considered to be the eminent factor or an eminent figure that basically strived to end up slavery in the United States of America. If he had not been there, then you can never expect the end of slavery in America. उसके बाद आ जाता है बैन ऑन स्लेव ट्रेड। एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पर स्लेव ट्रेड जो है वो बैन कर दी गई, एंड दैट टाइम वाज 1801। इफ यू रिमेंबर, तो ये थॉमस जेफरसन का टाइम है, व्हेन जॉन एडम्स टाइम पीरियड एंडेड अप, द थर्ड प्रेसिडेंट केम इन दिस पीरियड। ठीक है, अगर आप लोग यूएस हिस्ट्री के लेक्चर्स को बड़े गौर से सुन रहे हैं तो ये जो 1801 का टाइम पीरियड है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ बैन ऑन स्लेव ट्रेड वाज देयर। ठीक है, अर्ली 1801 में बैन कर दिया गया स्लेव ट्रेड को, एंड मिजोरी कॉम्प्रोमाइज जो है वो भी अच्छा, बैन ऑन स्लेव ट्रेड को हम लोग एक दफा डिटेल में आप लोगों को बता दूं। बैन ऑन स्लेव ट्रेड वाज देयर बाय द कांग्रेस इन 1801। बेसिकली कांग्रेस से जो है वो बिल पास किया गया कि स्लेवरी विल स्लेव्स विल नॉट बी entertained further, or slavery will not be accepted anymore in America, and slaves stopped coming from Africa. जिन slaves को अफ्रीका से लाया जाता था वो चीज बैन कर दी गई और अफ्रीका से slaves आना बंद हो गए। अब हुआ क्या, स्लेव्स जब आना बंद हो गए तो यू कैन गेज फ्रॉम हियर कि जितने स्लेव्स ऑलरेडी अवेलेबल थे उनकी एफर्ट और उनकी जो लेबर है आप कह सकते हैं वो डबल हो गई। ऑब्वियसली जब घर के अंदर 10 लोगों ने एक काम को करना है और उसके अंदर से हमें काम डबल हो गया है, तो ऑब्वियसली वी नीड 20 पीपल, और वो जब 10 और नहीं आ सकेंगे तो जो 10 ऑलरेडी अवेलेबल है उनका टास्क डबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कि जो ऑलरेडी अवेलेबल स्लेव्स थे उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। बेसिकली आज ये टॉपिक हम लोग हाफ कर रहे हैं, जब मैं आपको सिविल वार पढ़ाऊंगी तो अगेन आप लोग स्लेव्स का एक दफा दोबारा से सारा रोल और वो सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिजोरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1820। अच्छा, मिजोरी कॉम्प्रोमाइज बेसिकली दो हैं। The very first one is Missouri Compromise of 1820, and the next one is Missouri Compromise of 1850, and I'll be talking about both ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि मिजोरी कॉम्प्रोमाइज दो तरह के हैं और दोनों में डिफरेंस क्या था, वो भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। Then let's just talk about Missouri Compromise first.
मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1820 की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरी जो है इट इज बेसिकली अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट एडेड अप इन द ऑन द मैप एज अ स्लेव स्टेट। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स थी ना उनको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। मैप के ऊपर जो स्टेट्स होती थी वो पता चलता था, अच्छा फ्लोरिडा स्लेव फ्री है, अच्छा मिजोरी स्लेव स्टेट है, अच्छा कांसस दूसरी स्टेट है। सो हर स्टेट के साथ एक टैग लगा होता था कि वो स्लेव है या स्लेव फ्री है। सो मिजोरी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट, मिजोरी जो है वो एक स्लेव स्टेट के तौर पे एंटर हुई। और मेन, मेन इज ऑल्सो अ स्टेट इन अमेरिका। सो ये जो मेन लिखा हुआ है मैंने, इट इज नॉट वो वाला मेन, MEINE, ये जो मेन है, इट एंटर्ड एज अ स्लेव फ्री स्टेट। ये कैसे एंटर हुई? ये एंटर हुई है एज अ स्लेव फ्री स्टेट। अपार्ट फ्रॉम मिजोरी, एवरी स्टेट अबव 3630 लेटीट्यूड। अब ये 3630 लेटीट्यूड क्या है? इफ यू सी द मैप ऑफ अमेरिका, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप 3630 लेटीट्यूड कहते हैं। ये आप लोगों की स्लाइड्स के अंदर मैंने उसको ऐड नहीं किया, बट आई विल बी शेयरिंग दैट इन ग्रुप आप लोगों के साथ। वो मैंने हैंडमेड मैप है मेरा अपना खुद का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 3630 लेटीट्यूड कहाँ पे है। तो मैं वो मैप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यू कैन ड्रॉ दैट मैप इन योर पेपर एज वेल, जस्ट टू शो योर एग्जामिनर दैट यू नो के 3630 लेटीट्यूड कहाँ पे आता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम, अच्छा बात क्या हो रही है, लेट मी इलैबोरेट दिस पॉइंट फॉर यू पीपल। अपार्ट फ्रॉम मिजोरी, उन्होंने ये कहा कि मिजोरी के अलावा, ठीक है, मिजोरी स्लेव स्टेट है ना, उन्होंने कहा कि मिजोरी के अलावा जितनी भी स्टेट्स 3630 लेटीट्यूड से ऊपर ऐड होंगी ना मैप के अंदर ऊपर वाली साइड पर, दे शैल बी स्लेव फ्री। उन्होंने कहा सिर्फ मिजोरी एक वाहिद स्टेट वहां पर वो होगी जो स्लेव स्टेट होगी। बट ये बात फाइनल हो गई है कॉम्प्रोमाइज के अंदर कि जितनी भी स्टेट्स 3630 लेटीट्यूड से ऊपर की ऐड होंगी दे विल बी स्लेव फ्री स्टेट्स, ठीक है जी। अब हुआ क्या? कॉम्प्रोमाइज वाज बेसिकली अ गुड स्टेप बट ट्रम्प्ड बाय कंट्रोवर्शियल कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850। अब इसका नाम कंट्रोवर्शियल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850, मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1850, ठीक है। सो मिजोरी कॉम्प्रोमाइजेस आर बेसिकली टू। अगर आपको एग्जाम के अंदर एज एन MCQ आ जाता है, तो अगर आपको 1850, 1860, 1880, 1890 का ऑप्शन दिया होता है तो आप 1850 वाले को क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर 1820 वाला दिया होता है तो फिर उसके साथ 30, 40 और 70 लिखा होगा तो आपने 20 वाले को क्लिक करना है। सो मिजोरी कॉम्प्रोमाइजेस आर बेसिकली टू। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों को मिजोरी कॉम्प्रोमाइज की समझ आ गई कि मिजोरी कॉम्प्रोमाइज क्या है। कि मिजोरी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट, and then it was decided in a compromise that all the states, because Missouri was above 3630 latitude, and it was decided that all the states that will be entering in 3630 latitude above, they all will be slave free, ठीक है। So this was the compromise and it was in fact a good step to end up slavery in America। अच्छा, उसके बाद मिजोरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 में थोड़ा सा आप लोगों को अगेन ये वाला भी बता दूं। The bills provided for slavery to be decided by popular sovereignty in the admission of new states, prohibited slave trade in the District of Columbia, settled a Texas boundary dispute, and established a strict Fugitive Slave Act. Fugitive Slave Act का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट का क्या मतलब है कि एक स्ट्रिक्ट लेवल पर फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट जो है उसको भी पास किया गया था अंडर मिजोरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850। इसको फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट, फ्यूगिटिव स्लेव एक्ट क्या है कि जितने भी भागे हुए, फ्यूगिटिव कहते हैं भगौड़े को, जैसे डेस्पेरेडोस का बताया था आपको। सो जितने भी भागे हुए स्लेव्स हैं उनके लिए एक एक्ट पास किया गया कि उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा अगर वो भाग के दोबारा से कहीं जाते हैं, ठीक है। Bills provided for slavery to be decided by popular sovereignty in the admission of new states, ठीक है। Prohibited the slave trade in District of Columbia। अब डीसी वॉशिंगटन की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी की बात हो रही है बेसिकली, सो कैपिटल की बात हो रही है। सो इफ देयर इज समथिंग दैट इज इंप्लीमेंटेड इन योर कैपिटल, इट मींस दैट दैट थिंग इज कैपिटल, दैट थिंग इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो इसके ऊपर जो है वो डिस्कस हुआ एंड मिजोरी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1850 वाज समहाउ इन द फेवर ऑफ स्लेव्स, यू कैन से दैट। अब आ जाता है रोल ऑफ एबोलिशनिस्ट्स, जो हमारा यहां से आप लोगों का रोल ऑफ एबोलिशनिस्ट, यू कैन सी दैट मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1820 के बाद आपका आ जाता है रोल ऑफ एबोलिशनिस्ट, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ एबोलिशनिस्ट के जो एबोलिशनिस्ट थे वो बेसिकली क्या क्या एफर्ट्स कर रहे थे टू एंड अप स्लेवरी इन अमेरिका, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है गैग रूल, ठीक है। गैग रूल क्या है? गैग रूल वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ रूल दैट वाज सेट आउट इन ऑर्डर टू अवॉइड द अपटेक ऑफ स्लेव इशू,
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विल्मट प्रोविजो इन 1846। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी डिटेल आगे लिख दी है। टू बैन स्लेवरी, अच्छा यू नीड नॉट टू एलेबोरेट दीज पॉइंट्स के गैग रूल क्या है, इसके ऊपर आप पूरा एक पेज लिख दें, यू नीड नॉट टू डू दैट, ठीक है। आपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आप लोग जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इट वुड टेक टाइम, ये एक बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि आप लोगों ने बड़ा ही प्रिसाइज होकर लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। अभी तक देखें हम लोगों ने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको जितना एलेबोरेट करने की सिर्फ जरूरत थी उतना ही हमने किया है, हम उसकी डीप डिटेल्स में नहीं गए। देन कम्स विल्मट प्रोविजो इन 1846। हाउएवर अगर मैं विल्मट प्रोविजो की खाली बात करूं तो यही कोई 700 सफे का होगा, तो यू नीड नॉट टू डू दैट, ओके। टू बैन स्लेवरी इन टेरिटरी एक्वायर्ड फ्रॉम मेक्सिको इन मैक्सिकन अमेरिकन वार, ठीक है। जो मेक्सिको है ये टेरिटरी एक्वायर कर ली गई थी मैक्सिकन अमेरिकन वार, ठीक है। और इस मेक्सिको जो है यहाँ पर बैन करने के लिए स्लेवरी जो है उसके लिए जो एफर्ट्स की गई थी दैट वर अंडर विल्मट प्रोविजो 1846, ठीक है, क्योंकि मैक्सिकन अमेरिकन वार इस टाइम में हुई थी। देन मिसिसिपी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी, इट वाज अ काइंड ऑफ यू कैन से a kind of union or a kind of organization that was made to end up slavery in America. Freedom of slaves appeal to send them back. अगर वो कोई आ गए हैं यहाँ पर तो उनको वापस भिजवाने के लिए एफर्ट्स करना साउथ में, ओके। देन द लिबरेटर मैगजीन, ये जो मैगजीन है बेसिकली इसका पर्पस भी क्या था, दिस मैगजीन हैड अ पर्पस टू एंड अप स्लेवरी इन थ्रू राइटिंग्स, ठीक है। कुछ ऐसे राइटअप्स लिखे जाना, कुछ आप कहते हैं ना कि जो जर्नलिज्म होता है या जो कलम की ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट हियर। देन अंडरग्राउंड रेल रोड्स बनाए गए टू सेंड द स्लेव्स बैक, जो स्लेव्स हैं उनको बचा कर वापस भिजवाने के लिए अंडरग्राउंड रेल रोड्स बनाए गए ताकि कोई उन्हें देखे ना और वो बड़े आराम से जो है अपने साउथ में वापस चले जाएं। देन कांसस नेब्रास्का एक्ट 1854, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी इवन आस्क्ड एज अ शॉर्ट नोट इन योर एग्जाम। कांसस निब्रास्का एक्ट 1854, और ये पैनल भी पूछ लेता होता है सीएसएस का। This was proposed by Douglas, who was Democratic senator. Basically, Kansas Nebraska Act जो है वो दिया था डॉगलास ने. He was a Democratic senator and he wanted Nebraska to be entered as a slave state. अब ये क्या चाहता था, ये चाहता था कि जो निब्रास्का है ना उसको मैं स्लेव स्टेट के तौर पर ऐड करूं, लेकिन आप लोगों ने मिजोरी कॉम्प्रोमाइज को अपने जेन में रखना है कि स्लेव स्टेट के तौर पर 3630 लैटिट्यूड में कुछ भी एंटर नहीं हो सकता. It was opposed by abolitionists because it was against 3630 latitude and Missouri compromise. Again वो जो मैंने आपको समझा दिया वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि डॉगलास क्या चाहता था कि निब्रास्का को वो एंटर कर दे एज अ स्लेव स्टेट, ठीक है। लेकिन निब्रास्का 3630 लैटिट्यूड में चूंकि फॉल करता था तो एबोलिशनिस्ट्स ने ये पॉइंट रेज किया कि इट कैन नॉट बी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट. अब एबोलिशनिस्ट ने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज दे वर अगेंस्ट स्लेव ट्रेड. तो उन्होंने ये कहा कि मिजोरी कॉम्प्रोमाइज 1820 के अकॉर्डिंग 3630 लैटिट्यूड के अंदर कोई भी स्टेट जो है वो हम स्लेव स्टेट के तौर पर ऐड नहीं कर सकते. सो डिस्पाइट ऑल ओड्स इट वाज पास्ड. हर तरह की मुसीबतों के और हर तरह के क्रिटिसिज्म और हर तरह के रिटेलिएशन के बावजूद निब्रास्का वाज एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट बिकॉज दे सेड कि हमने कांसस को स्लेव फ्री स्टेट के तौर पर ऐड किया तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हम लोग जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट हम लोग जो है उसको निब्रास्का को एज अ स्लेव स्टेट ऐड कर रहे हैं. ओके, सो दैट निब्रास्का कुड बी एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट मेंटेन टू मेंटेन द बैलेंस. उन्होंने ये कहा कि निब्रास्का को हमने स्लेव स्टेट के तौर पर इसलिए ऐड किया है ताकि हमने साथ आप ये भी तो देखें ना कि कांसस को तो हम लोगों ने स्लेव फ्री के तौर पर ऐड कर दिया है. तो यू कैन सी द बैलेंस हियर, यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस कर दिया है. हालांकि ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है. अब आप लोगों को ये मैप दिख रहा होगा और इस मैप के ऊपर 3630 लैटिट्यूड नहीं बना हुआ. जो मैप मैं आप लोगों के साथ अपना हैंडमेड शेयर करूंगी उसमें 3630 मैंने बताया है कि कहाँ पे फॉल करता है, ठीक है. सो ये आप देख सकते हो कि ये निब्रास्का टेरिटरी है, इट वाज एंटर्ड एज अ स्लेव स्टेट, और ये है कांसस, इट वाज एंटर्ड एज अ स्लेव फ्री, ठीक है. तो ये हैं फ्री स्टेट्स और ये हैं स्लेव स्टेट्स, ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद ड्रेड स्कॉट केस के ऊपर आ जाते हैं 1857. इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी आपको शॉर्ट नोट के तौर पर 10 मार्क्स का पेपर में पूछा जा सकता है. बेसिकली ड्रेड स्कॉट केस क्या है कि मैं आपको अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो स्लेव ही वाज अ स्लेव एंड ही रिफ्यूज टू बी सोल्ड इन मिजोरी. उसने कहा कि मैंने मिजोरी में सेल नहीं होना. क्यों? बिकॉज ही वॉज इन अ स्लेव फ्री स्टेट. उसने कहा कि मैं स्लेव फ्री स्टेट से आया हूं और मैं यहाँ पर सेल नहीं होऊंगा.
सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया और उस स्लेव को जो है वापस भिजवा दिया उसके मालिक के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिजोरी कॉम्प्रोमाइज है उसको हमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। अब ऐसा क्यों था, अब ऐसा हुआ क्यों? बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस थे, जितने भी एमिनेंट फिगर्स थे उस टाइम पर, दे वर ऑल्सो स्लेव ओनर्स। तो वो लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो, इसलिए उन्होंने एंड पर ये फैसला किया कि हम लोग मिजोरी कॉम्प्रोमाइज को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज दिस इज द कॉम्प्रोमाइज दैट इज एक्चुअली इन फेवर ऑफ स्लेव्स। So Supreme Court sent him back to his master and this basically initiated civil war। जब आपकी जुडिशरी बिल्कुल दम तोड़ जाती है, जब आपकी जुडिशरी ऐसे फैसले देने शुरू कर देती है जो अवाम की और आम अवाम की खास तौर पर फलाह बहबूद के अगेंस्ट होते हैं, तो उस टाइम पर मुल्क के अंदर सिविल वार चल जाती है। सो यू कैन सी दैट दिस इनिशिएटेड सिविल वार ऑफ 1865। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। 13th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन अमेरिका। और आप लोगों को ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू स्लेवरी खत्म हुई थी। सो 13th अमेंडमेंट इज देयर। और नीदर स्लेवरी नॉर इनवॉलेंट्री सर्विट्यूड एक्सेप्ट एज अ पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि कोई भी स्लेवरी और ये चीजें अलाउ नहीं होंगी अमेरिका के अंदर। ये मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन वाला, सॉरी आप लोगों को मैंने बिल ऑफ राइट्स पढ़ाया था, वहां पर मैंने आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है। एक्सेप्ट एज अ पनिशमेंट, कि सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर स्लेवरी जो है वो अलाउड नहीं हो, अलाउड होगी। ठीक है, और क्राइम वेयर ऑफ द पार्टी शेल हैव बीन ड्यूली कन्विक्टेड शेल एग्जिस्ट विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी प्लेस सब्जेक्ट टू देयर जुरिस्डिक्शन। कि अमेरिका के अंदर आफ्टर 13th अमेंडमेंट स्लेवरी वाज टोटली प्रोहिबिटेड, प्रोवाइडेड कि वो स्लेवरी आपको किसी पनिशमेंट के तौर पर दी जा रही है, किसी जुर्म के बदले में आपको वो पनिशमेंट दी जा रही है कि आपने ये काम करना है। वो कहते हैं ना कैदे बामुशक्कत। सो दिस इज एग्जैक्टली द वर्ड अप्रोप्रिएट हियर, कि आपने उस चीज के जमरे में अगर आता है तो स्लेवरी इज एक्सेप्टेबल। हाउएवर अगर आप वैसे बात करें तो स्लेवरी विल नॉट बी अलाउड। ठीक है जी। सो मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शनल डिवाइड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके लेंथी हैं, इनको हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम इज रनिंग शॉर्ट, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 मिनट्स। और इसको हम लोग कल सिविल वार के साथ कोरिलेट करके मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शनल डिवाइड, जो आपके ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग टर्न बाय टर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से सेक्शनल डिवाइड की रीजन क्या क्या फैक्टर्स बन रहे थे, पॉलिटिकल वे में कैसे थे, इकोनॉमिक वे में कैसे थे, सोशल वे में कैसे थे, या एबोलिशनिस्ट की जो एक्टिविटीज थी वो कैसे, वो भी रीजन थी ऑब्वियसली एक सेक्शनल डिवाइड की। देन स्लेवरी, वो बहुत स्टार्ट में हम लोगों ने लेक्चर के पढ़ा कि स्लेवरी जो है दैट वाज द रीजन बिहाइंड सेक्शनल डिवाइड इन अमेरिका। एंड देन उसके बाद हम लोग इलेक्शंस देखेंगे 1860s के। और इलेक्शन से पहले का जो कनंड्रम है सारा सिविल वार का 1863 ऑनवर्ड्स 1865, उसको बड़ी डिटेल में जो है कल हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। एंड मे बी आप लोगों की क्लास जो है वो कल थोड़ी सी लेंथी हो तो आई विल अनाउंस कि थोड़ा सा शायद वो पहले मैं कंडक्ट कर लूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूंगी किस टाइम पर आप लोगों की क्लास होगी। सो जी दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस क्वेरीज यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, और वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट। आप